को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वॉशरूम से गीला टॉवल लाते और फर्स्ट एक्ट निकालते उसका डिब्बा लेते वो वापस उसके पास आई थी। उस दौरान वो उसे हल्के से शोर पर भी नहीं उठा था, शायद पेन किलर का असर था। उसके पास स्टूल रखकर बैठी उसका जख्म दोबारा से अच्छे से साफ किया और डिटोल से साफ करने लगी थी। उसे बेहद एहतियात से रुई रखी उसके माथे पर, लेकिन जल्दी से वो जाग गया था। सामने से देखते वो हैरत का शिकार था, लेकिन फिर खामोश हो गया। रुबाब दोबारा हाथ उसके माथे की तरफ लाई जिसे वो हटा गया था और करवट उसकी तरफ बदली। क्या चाह रही हैं बात? वो धीमे से बोली। क्यों आई हो अब? मुझे आना पड़ा। आपने लापरवाही देखी अपनी? इस दाम को आप धोकर आराम से बिस्तर पर पड़े हैं। वो आप पर आ गई थी क्योंकि वो काफी बदतमीजी उससे पहले कर चुकी थी। अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, उसे बंद करो। उसके लैंप को चलाते ही वो बोला था, मैं पागल हूँ जो 2 घंटा सफर करके आई हूँ? क्या मैंने ऐसा करने को कहा था तुम्हें? वो वापस सीधा होकर लेटा। बहस सुबह के लिए बचा ले, मेहरबानी पढ़ के अभी के जहां पर कुछ लगने दे। रबाब ने कहा तो उसने कोई जवाब न दिया। वो थक कर चीजें उठाती उसके पास बेड पर आकर बैठी और दवा लगानी चाहिए। एक बार फिर उसका हाथ झटक गया। अगर ये हाथ मैं झटकती तो बर्दाश्त होता आपसे? वो चटक पड़ी, लेकिन जवाब आप ही नहीं मिला था और वो रो देने को थी। मुझे किसी और शख्स के साथ देख लेंगे इस रिश्ते के एहतमाम पर और ये तीर लगाता निशाने पर। उसे फौरन आंखें खोली। इस तरह की फजूल गुफ्तगू के लिए आई हो यहाँ? वो सूरत निगाहों से उसको घूरता हुआ बोला, आए तो किसी और चीज के लिए थी जो आप करने नहीं दे रहे, तो चले इसी बात का जवाब दे दे। तुम कल ही केस वापस ले रही हो रबाब, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जम साफ करवाएं अपना। रबाब ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसका जम साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया था। तब्रेज शाह ने उसके बालों में हाथ फेरा, उसके सर पर बोसा दिया। दिल धड़कने की रफ्तार बढ़ गई थी। उसने अपना काम ध्यान पर लगाना चाहा जो अब मुमकिन ना था। मतलब कुछ यूं था कि वो मेज के सामने पड़ी कुर्सी पर था और मन्नत उसकी गर्दन के गिर्द हंसाए बनाए उसकी गोद में सोई हुई थी। शाहू, उसे लैपटॉप बंद करते हनकोरा बड़ा। क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मन्नत ने नींद में उसके नजदीक नजदीक होते हुए पूछा और फिर से लाजवाब हुआ था। उसका दिल चीख चीख कर उसे इकरार करने को कह रहा था, लेकिन दिमाग उसकी हर सोच की नफी कर रहा था। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तब्रेज शाह ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अपनी गर्दन पर उसकी सांसों की तपश महसूस कर सकता था वो। वो फिर खामोशी छा गई। बताओ। तब्रेशन ने उसके बाल चेहरे से हटाते हुए पूछा। हाँ, मुझे आपसे तब से मोहब्बत है जब से आपने मुझे नकाब में लिया है। तब से जब मैं मन्नत बकार से मैं मन्नत तब्रेज शाह बनी, मैंने हर सांस के साथ आपको चाहा है। पता है, रुबाशा कहा करती थी कि मन्नत तुम इतना टूट कर उस शख्स को ना चाहो, और मैं हमेशा उससे वजह पूछा करती थी। वो कहती है कि तुम तब्रेज शाह मुझ जितनी मोहब्बत नहीं दे सकता, इसलिए। तब्रेशा सांस रोक उसकी बातें सुन रहा था जो नीम घुनकी में ठहर ठहर कर उसे सब बता रही थी। रुबाशा कौन है? तब्रेशा ने पूछा। मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ है। वो दोनों एक दिन भी एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं रहती थी, लेकिन अब वो दोनों इतना उलझ चुकी थी अपने रिश्तों में, एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन मन्नत जल्द ही उसे मिलने जाने वाली थी। और मैंने हर लम्हे आपका इंतजार किया, लेकिन कभी आपको ढूंढा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि आप मुझसे नफरत करते हैं और अपना नाम मेरे नाम की आगत से हटा देंगे। लेकिन जब मैं आपसे मिली, आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं आपको मजबूर कर दूं मुझसे मोहब्बत करने के लिए। लेकिन लेकिन मैं नाकाम रही। आपने वो सब जज्बात ठुकरा दिए। एक बार फिर मुझे जमीन बोझ किया। लेकिन देखिए, मैं फिर भी यहाँ आपके करीब हूँ। आपका गुस्सा, आपकी नफरत, मुझे सब मंजूर है। मेरी मोहब्बत इन सबको बर्दाश्त करने का हौसला रखती है। पर वो जो उसे ध्यान से सुन रहा था चौंका। पर आप सिर्फ मेरे हैं। तब्रेज शाह की हर सांस पर मन्नत का नाम है, मन्नत का हक है, और जिस दिन आपने ये सब किस हक किसी और को दे दिया, उस दिन मन्नत आपसे दूर हो जाएगी, बहुत दूर। वो सुकून से आकर लेट गया। आंखों के सामने वो हसीन चेहरा बार बार आ जाता था जिसकी थोड़ी तवज्जो पर कैसे खिल गया था। तुमने बहुत ज्यादती किया मेरे साथ राबी। उसे छत तो घूरते हुए सोचा। 5 माह, 5 माह का अरसा छोटा नहीं होता। वो उसके लिए तरसा था। इन 5 महीनों में दवा ली है? फोन उठाकर उसे मिलाते उसने पूछा। जी ले ली थी। क्या खा रही हो अब? उसे महसूस हुआ कि वो कुछ खा रही है। डबल रोटी और जैम। क्यों? तुम्हें आप भूख फिर से लग गई है? दुरेद, आप क्यों मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं? वो नाराज हुई। राबी, तुम वहां मेरे साथ कुछ घंटे पहले बहुत खाकर आई हो। वे हैरान था। पहले वो खाती नहीं थी और अब? तो मतलब भूख लगे तो मत जाओ। वो तेज से बोल गई थी, लेकिन एहसास होने पर रुकी। अपना सामान पैक करो, मैं कल लेने आऊंगा। दुरत की बड़ी आवाज गूंजी। पर बासत, मेरी बीवी हो तुम, और तुम्हारी पहली तरजीह मैं होना चाहिए, हमेशा समझ रही ना? वो तरजीह पर जोर देता हुआ बोला, और आइंदा जुबान से लफ्ज सोच समझ कर अदा करना। तो रबाचा ने तेजी से सर हिलाया जैसे वो सामने बैठा हो। अब दोनों खामोश थे, जैसे एक दूसरे की खामोशी को सुन रहे हो। मैंने अब तक कुछ बेबी का नहीं खरीदा। वो याद आने पर तेजी से बोली। मैं दिलवा दूंगा। दोयद ने दो बदल जवाब दिया। और मुझे क्या चाहिए तुम्हें? सब। वो पुरजोशी से बोली। सब दिलवा दूंगा। और बोलो, आपने
मैं बार बार माफ़ी नहीं मांगूंगा। दुरेद जानता था कि वो फिर से वही सब दोहराएगी और कहेगी उसने सी बदतमीजी से की थी। दरबाब मुझे पसंद क्यों नहीं करती, वो धीमे से बोली। क्या उसने यह खुद बोला है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती? दुरेद ने बात को मानना चाहिए। नहीं, मुझे महसूस हुआ है। वो क्यों मुझे बात नहीं करती, पसंद नहीं करती? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो हंसी हुई थी। दुरेद के पास जवाब ना था। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। पहले वो सब, वो रुकी और फिर जब मुझे मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत में बचाया तो कोई वजूद मुझसे नफरत करने लगा है। मुझे ये सोच कर नींद नहीं आती दुरेद के मुझे कि कोई मुझे गुनाहगार समझता है अपना। मुझे भी उसने मुझे देते एक लफ्ज तक ना बोला। ऐसा नहीं है, उसे ऐसा कुछ नहीं सोचती। और तुम भी ये सब दिमाग से निकाल दो। दे से पुरस्कुन करना चाहा। अब वो रुबाब से अब इस बारे में बात करना चाहता था। आप उसे समझाएंगे? अब खामोशी सो जाओ। सुबह समाज समेट लेना। कल तुम्हें वापस मेरे कमरे में आना है और अपने भाई को समझा देना, नहीं तो इस बात मेरे हाथ से बचेगा नहीं वो। और अब तुमने फोन पर स्क्रॉल की तो मैं उंगलियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। रखो फोन और सो जाओ। वो जानता था कि उसे हटाता कर वह मुंह पसोड़ती हुई लटके और कुछ ही देर में सो गए। दुरेद ने अपने बाप से बात करनी थी। जो हुआ था उसमें रुबाइशा का कसूर नहीं था। वो जानता था कि उसकी बीवी इस गिल्ट में रहे। और अगर इस बार भी मेरा हाथ झटका गया ना बासत, तो मैं खुद की तरफ आपका बड़ा हुआ हाथ रोक दूंगी हमेशा के लिए, उसने कहा। तो बासत के माथे पर सिलवटें बिखरी। रबाब ने बैंडेज की किया और उसका वाश में बंद होगी। हाथ धोकर वापस आए तो सीधा लेटा हुआ छत को घूर रहा था। वापस आओ, मुझे घर वापस जाना है। अब वो जो जाने का इरादा ना रखती थी फिर भी बोल के दिमाग से टैट, रात को 3 बज रही है और तुम इतनी दूर जाओगे मेरे यहाँ अपने भाई के बगैर? हालात भाई के बगैर हालात देखे हैं तुमने इस वक्त मुल्क के? वो आई किसके साथ हो? ड्राइवर के साथ, वो हल्की से आवाज में बोले। तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही दिमाग से पैदल हो। हम मुझसे आकर लेटो और अब मुझे आवाज ना आए तुम्हारी। वो कहता हुआ साथ का लैंप बंद कर गया था, लेकिन उसके बाहर निकलते ही उसे हाथ का मुक्का साथ पड़वे इसके तक्के पर मारा। 10 मिनट उसका इंतजार करते उसे लगा था कि वो चली गई है, लेकिन दरवाजा खुलने पर उसे गहरी सांस पड़ी और उसके साथ उसकी तरफ पीट करके सो गया। वो काफी देर देखती रहती, शायद उसके सोने के इंतजार में थी। वही सोफे पर बैठी रही। जब उसे लगा कि वो सो गया है तब हल्के से कदम उठाती उसके करीब आए। नीचे घुटनों के बल बैठी उससे देखने लगी। तुम्हारे हर गुनाह पर मेरा दिल चाहे मैं तुम्हें सजा दूं, बड़ी से बड़ी सजा। इसलिए मैंने बिना सोचे हुल्ला का केस दायर कर दिया। लेकिन तुमसे दूर जाना है सोने रूह है। मेरा दम घुटता है ये सब सोचकर। ये 5 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं और मेरा रब जानता है। उस दिन तुम्हारी मेरे लिए शिद्दत देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि इस सफर पर शायद तुम मेरे साथ हो। यही वजह है कि आज मैं सब भूलती तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ मुझ पे दिल पर महसूस होती है बस, जिससे मैंने खुद भी हाइफ हूँ, मगर क्या करूँ? दिल मानता ही नहीं है। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे देखते हुए न जाने क्या सोच रही थी। फिर झुक कर उसकी बैंडेज पर बोसा दिया और उसे देखा। तुम जिंदगी का हसूल हो रबाब का बस दिया। उसकी आंखें चुमते हुए वही उसके साथ लड़ गई थी और न जाने कब तक उसे देखती रहे। तबरेशा ने झटके से उसे सीधा किया। वो नींद में जागी थी। बाल चेहरे पर फिर से फैल गए थे। मन्नत तबरेशा, ये हक तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन तुम दूर जाने की हिम्मत तो क्या ख्याल भी देर में मत लाना। बहुत साल हवार किया है तुमने मुझे, तो फिर क्यों क्यों आज अपने घर से बेदल होने का कहा मुझे? उसने नींद से बंद होती आंखों को चबकते हुए पूछा। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। उठो, जाकर सो जाओ। सुबह मेरे उठने से पहले शक्ल गुल कर लेना अपनी। वो पल में सब भूल जाता था। उसे स्मार्ट से जमीन पर काट देता था। एक दिन मैं इन सब लहजों, इन सब अजीजों का बदला आपसे सूझ में लूंगी तबरेशा। और इस दिन आपकी तरफ भी मन्नत शाह का दिल मोम नहीं कर पाएगी। उसका कॉलर को थामती हुई चाहिए। ये सब बकवास है। मुझे जिंदगी का हर लम्हे पर तुम मेरे लिए मौजूद चाहिए हो। वो खुदगर्दी की इंतहा पर था। मन्नत के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट डालकर दम तोड़ की। अगर मेरा हक मुझे ना मिला तो आपको आपके सारे हकों को फैज से महरूम कर दूंगी मैं। उसने क्या कर उठना चाहा। तबरेशा ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते उसे झटके से हुक्का झुकाया। ये भूल है तुम्हारी मन्नत चाह के तुम ऐसा कर पाओगे? ये जान लो कि मरते दम तक तुम्हारे वजूद के तमाम हकूक फैस मेरे लिए रहेंगे। तस्लीम काले शाह की मोहब्बत है आपको? मन्नत ने उसका चेहरा थमते हुए बेयकीनी से कहा। तबरेज शाह से चंद लम्हे देता रहा। उसके लहजे की बेचैनी उससे महफिस न रह सकी थी। जाओ, उसे बिना अपने हसार से अदा किए कहा। तो मन्नत उसे देखती रही और खामोशी से आंखें बंद करते उसकी तरफ झुकी और अपने ठंडे पड़ते हुए लब उसके गर्म पेशानी पर रखे। तबरेज शाह ने आंखें बंद कर उसके लम्स को महसूस किया था। उसकी कमर पर गिरफ्त और साथ हुई थी। उसके दरमियान फासला सिर्फ बागी हुआ भवाग था। वक्त पर तस्लीम काले शाह उस मोहब्बत को मैं दोहरा रही हूँ कि वक्त के बाद आप पछताएंगे। तुम्हारा सारा वक्त मेरा है। पछताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो धीमे से बोलता उसके चेहरे को देखने लगा। खुद की जात को मेरे नाम मौत पर क्यों नहीं करते मुझे चाहू? खुद की जात को मेरे नाम करते मौत पर क्यों नहीं करते मुझे चाहू? मन्नत उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए कहा। क्योंकि अजियत हम दोनों के हिस्से में आएगी और तुम ये बर्दाश्त न करती बिखर जाओगी। ये सब मुझे नहीं देखना है। मैं जिंदगी में कितना आगे बढ़ जाऊँ या कोई भी कदम उठाऊं ये बात जान लो मन्नत तबरेशा
کہ تبریز شاہ کے علاوہ تم کسی کے نہیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تھی، اس کے قریب ہی سوئی ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے اس کو دیکھتا رہا، کل رات وہ کیسے اسے دور بیٹھی رہی تھی اور اب اس کے بے حد نزدیک تھی۔ باسن اس کے بال سنوارے، رباب اٹھو، مجھے آفس جانا ہے، تو آپ چائیں، ناشتہ کون بنائے گا؟ باسن اس کے بالوں پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی بنا دو۔ وہ دھیمے سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پوری نیند میں ہے۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں، اس نے وہیں لیٹے کہا تو باسط کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تم سوئی ہو رباب؟ نہیں تو میں تو جاگ رہی ہوں۔ رباب نے نیند میں ہی تیزی سے ہلایا تھا۔ باسط نے 2 لمحے سے دیکھا اور پھر اپنی انگلی سے اس کے گردن پر لکیریں کھینچنے لگا۔ آج 5 مہینے بعد اس کے نزدیک تھا، اس کے ساتھ ہی الگ تھے۔ مجھے گدگدی ہو رہی ہے باسط، وہ کھلکھلائے۔ اس کی مسکراہٹ باسط زیادتی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرنے سے رکی تھی اور اب اس کی گردن پر جھکا تھا، لیکن اس کے لمس میں شدت محسوس کرتے رباب نے اس کا کالر تھاما۔ باسط تم 5 مہینے دور رہی ہو، کیا اس کی سزا تمہیں ملنی نہیں چاہیے؟ میں وہ ناشتہ خاموش رہو، تم کیس کا واپس لے رہی ہو؟ اس نے جھٹکے سے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لے لوں گی، وہ منمنائے۔ کب؟ دن اور تاریخ بتاؤ۔ کل کہہ دوں گی وکیل کو۔ کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ باسط نے اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں قید کرتے ہوئے اس کا سر اونچا کرتے ہوئے کہا، باسط مجھے درد ہو رہا ہے، میرے بال چھوڑیں۔ اچھا، اس شخص کے ساتھ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے پر درد نہیں ہوا تھا تمہیں؟ ایک پل بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارا شوہر کو وہ شخص ایک آنکھ نہیں پاتا؟ اور وہ جو شوہر نے بیویوں کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ڈسکس کیا، اس کا کیا؟ وہ لاجواب ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، میں رباشا کے معاملے میں بہت حساس ہوں رباب۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، باپ کو اس کی ماں نے مار دیا اور وہ خود جیل سے رہا ہو چکی ہے، لیکن اس سب میں میں کہاں قصوروار تھی جو مجھے سزا دی گئی؟ رباب نے باسط سے پوچھا۔ میں معافی مانگ رہا ہوں رباب، باسط نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا روک رہا ہے آپ کو؟ میں موجود ہوں یہاں، رب العزت نے ہمارے نام کے ساتھ ہماری روحوں کو ملایا ہے، اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے منت، مجھے لگتا ہے کہ میں سب برباد کر دوں گا، مجھ سے بانٹ لے جو دل میں ہے۔ منت نے ایک آخری کوشش کی تھی، لیکن خاموشی ہی جواب میں ملی تھی اسے۔ تو یعنی کہ اذیت اور آزمائش دونوں آنے والی ہے؟ تبریز شاہ نے اس کے بال کان کے پیچھے رستے ہوئے جھک کر اس کے کاندھے پر لب رکھتے منت کا رواں کام کیا تھا۔ اس کے لمس پر وہ دونوں دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے آنے والے وقت کو اذیتوں سے کچھ دیر کے لیے رہائش چاہتی ہو۔ یہ میرا گھر ہے نا تبریز؟ اس نے کسی ڈر کے زیر اثر پوچھا۔ یہاں سب تمہارا ہے، اسے کہتے ہوئے تبریز شاہ نے اپنا ناک اس کی گردن پر رکھ کر سہلایا۔ لیکن آپ نہیں، اس کے دل سے صدا آئی، لیکن وہ یہ لمحات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے الجھ رہے تھے۔ ایک طوفان تھا جس نے اس گلاب کی ننھی کلی کو ٹون دینا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، منت کی دھیمی آواز پر تبریز شاہ نے سر اٹھایا، اس کی نیند سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور انہیں چوم لیا۔ مجھے اس وقت تمہاری ساری توجہ اور وقت چاہیے، سونے کی ہمت بھی مت کرنا۔ اس کی کمر پر انگلیاں کی گرد ست کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے اتنے سارے پیسے ضائع کر دیے، مجھے پرواہ نہیں، میں نے سب بے فضول میں منگوایا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ آپ نے باورچی خانہ دیکھا ہے؟ وہ پرجوش ہو کر پوچھنے لگی، لیکن بدلے میں تبریز شاہ کی بہکتی نگاہوں کو دیکھتے وہ خاموش ہو گئی۔ اجازت ہے کہ میں تمہیں چند لمحوں کے لیے محسوس کر سکوں؟ اس نے اتنے خوبصورت انداز میں پوچھا کہ وہ وہیں پر تھم گئی۔ اس نے کتنے دن، کتنے مہینے اور سال اس شخص کی ذرا سی توجہ کے لیے ترسے گزارے تھے، آج اسے مل رہا تھا۔ اور منت نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی اجازت کو اس کے سپرد کیا تو اس نے بے حد نرمی سے اس کے لبوں سے خود کو سیراب کیا تھا، لیکن لمحوں میں وہ نرمی غائب ہو گئی تھی، اب اس میں صرف شدت تھی۔ منت نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اس کے بازو قبضے میں لیتا ہوا اس کی مزاحمت رو گیا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ پیچھے ہٹا، اسے دیکھا جو گہرے گہرے سانس بھر تھے۔ ابھی تمہیں تبریز شاہ پورے کا پورا چاہیے، چند لمحے تو خود کی جان پر مجھے برداشت نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیتے اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں؟ اس نے منہ بچوڑتے ہوئے کہا اور اتھل پتھل ہوتی ہوئی سانسوں سے سر اس کے کاندھے پر رکھا۔ ہاں ہاں ہاں، تبریز شاہ کا زندگی سے بھرپور کیا کہا گونجا تو منت نے اس کی ہنسی کو برقرار رکھنے کی دعا دی۔ تم مجھے ہمیشہ میرے ایک اشارے پر اپنے لیے میسر چاہیے ہو منت تبریز شاہ، اس نے شدت پسندی سے کہا تو منت نے سر ہلایا اور پھر کچھ کی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ اگلی صبح کا آپ تبریز شاہ نے بھی نہیں سوچا تھا، اس وقت وہ صرف ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری خوشبو صرف میرے لیے ہے منت۔ اگر آپ کو آگے کبھی چننا ہوا تو آپ اپنی بہن کو چننے کی باسط میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ وہ کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں اعتدال پسند ہوں، لیکن اس نے اپنی ساری زندگی محرومیاں گزاری ہے، تم نے آسائشوں میں، فرق بس اتنا ہے۔ رباب اس کے بعد پوری سننے سے پہلی باشوں میں بند ہو گئی تھی تو اس نے گہرا سانس پڑا۔
वो क्यों रुबाइशा से इतनी बातजान थी? अगर वो बीवी थी तो रुबाइशा उसकी वो बहन थी जिसकी हर तकलीफ से उसे दिल पर महसूस होती थी। उसका फ़ोन बजा तो उसने फ़ोन उठाया और खुद भी उठता अपने कपड़े निकालने लगा। तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे पास है, मैं आज अपनी बीवी को लेने आ रहा हूँ। उसने जो बिना नाम देखे हुए फ़ोन उठाया था, तुरंत की आवाज़ सुनते हुए टेरेस पर आ गया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं होने दूंगा? बासत, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। अपनी बहन जिसे शो से तुम लाए थे ना, उसका ख्याल तो रख नहीं पाए तुम। हर दूसरा डॉक्टर मुझे यही सुनाता है कि उसकी डाइट ठीक नहीं है और मैं बेहतर जानता हूँ अपनी बहन को। तुम अपने काम से काम रखो। बासत अभी भी उसी जिद पर रहा था। वो मेरी बीवी है और औलाद हम दोनों की आने वाली है इस दुनिया में, तो तुम क्या कोई कानून मुझे उसे ले जाने से नहीं रोक सकता? दुरेद धारा था। तुम कुछ भी कह लो, रुबैशा यहाँ से नहीं जाएगी। उसके मामले में वो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। उसका मामला मैं खुद देख लूंगा। दुरेद तरसिया मुस्कुराया। लेकिन अब चूंकि मेरी बहन तुम्हारे पास है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने उसे बुलाया था? वो खुद आई है और अपनी बीवी को मैं कैसे रखना है मुझे मत समझाओ। बादशाह ने कहते हुए फोन काटा और मुराद को पीछे खड़ी थी। नाश्ता क्या करेंगे? वो सब सुन चुकी थी लेकिन भी बहस नहीं करना चाहती थी। कुछ भी बना लो, बादशाह कहते हुए वॉशरूम में बंद हो गया तो वो भी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। रुबाशा सुबह उठी तो खुश थी बेहद। आज वो वापस चली जाती अपने शोहर के पास। उसने एक एक का सामान रख लिया था अपना। अभी वो यहाँ वहाँ चक्कर काटती चीजें देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। उसने फोन उठाते दरेद का नंबर मिलाया। दो तीन बार भी उसने फोन नहीं उठाया था तो उसने जिद से बार करना शुरू किया। राबी, क्या हो गया है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो नींद में बड़बड़ाया। कब तक आएंगे? रुबाइशा ने उसकी तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अभी 6 बज रहे हैं। आज मीटिंग है, आज ही के साथ वापसी पर ले लूंगा। नहीं, पहले मुझे लेने आए। वो बाजिद हुई। पहले ऐसा ही करना था, लेकिन आजकल एक केस हल कर रहा हूँ ना जिसके सिलसिले में मीटिंग है, जाना जरूरी है, इसलिए वापसी तक इंतजार करो। रुबाइशा ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसे लगा था कि वो दोबारा करके उसे मनाएगा, लेकिन वो तो शायद दूसरी तरफ दोबारा सो गया था। उसने 10-15 मिनट बाद थक कर दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन अब भी नहीं उठा रहा था वो। उफ, क्या हुआ? चौथी बार पर उठाने उसकी नींद में डूबी हुई आवाज गूंजी तो रुबाइशा ने दांत कुचलाए। सामान नहीं ला रही मैं, वहां आकर सब दोबारा खरीदूंगी। वो चाहिए ऐसा बोलो यार, और मत लाना, दिलवा दूंगा। और बताओ क्या कहना है? आप मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुन रही दुरेद? उसे नम लहजे में कहा तो वो नींद से बेदार होता हुआ बेड से टेक लगाकर बैठा। रुबाइशा, क्या हो गया यार? सुबह के 7 बजे हर आम इंसान सोता है और मैं भी वही कर रहा था। वो उठ गया हूँ, अब बोलो, ध्यान से सुनूंगा सब। अब मेरी बात खत्म हो गई है, अब सोएं सुकून से। रुबाइशा ने कहा तो दुरेद ने माथा मसला। क्या चीज थी वो? और वो दुरेद जिदानी जो किसी के ना सुनता था आज उसके लिए नींद को भगाकर उठ बैठा था। नाश्ता कर लिया है? दुरेद ने बात जारी रखना चाहिए। नहीं। अच्छा चलो नाश्ता करो और दबा लो, मैं भी फ्रेश होता हूँ। देखा देखा, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। रुबाइशा ने मुंह बुसोड़ा और काल काट दी तो दुरेद ने माथा पीटा। सुबह के 6 बजे उसकी आंख खुली थी। उसके नजदीक उसी के हसार में सोई हुई थी। वो कई लम्हे उसको देता रहा। उसके बालों के करीब होकर गहरी सांस पड़ी, फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के साथ रब करते हुए उसे जगाना चाहा। मन्नत, उठो। अभी मुझे और सोना है। वो कहती उसके हसार में करवट बदल गई। उठो, नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है। रोज आप खुद बनाती हैं, आज भी बना ले। मेरा भी बना ले, मैं उठकर खा लूंगी। वो नींद में से हल बता रही थी। रोज खुद बनाता हूँ, आज बीवी मौजूद है, आप भी खुद बनाओ तो क्या फायदा तुम्हारा यहाँ आने का? उठो फौरन। लेकिन उसकी तरफ से अब कोई जवाब न आया था। और तबरेशा उठा, हल्की मुस्कुराहट से उसे देखा। वॉशरूम से फ्रेश होकर आते उसके हाथ में पानी का जग था। उसके पास जाते उसने झटके से उस पर अंडेला था। उफ खुदा, क्या मुसीबत आ गई है? वो उठी और सामने देखा जहाँ वो खाली जग पकड़े उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये पहला मंडल था जब उसने तबरेशा को ऐसा करते हुए देखा था। नहीं तो वो हासा संजीदा इंसान था। शाहू, उसे उठकर उसके पीछे जाना चाहता लेकिन वो तेजी से भाग गया था। वो बाद में उसका बदला लेने का सोचती उसी के कपड़े कबर से निकालकर वॉशरूम में बंद हो गए थे। तैयारियां मुकम्मल हैं? जी सर, सब तैयारियां हो गई हैं। आपका सूट कहाँ पहुंचाना है? और सर, कितने मीडिया रिपोर्टर्स को मदु करना है? नहीं, गाड़ी पहुंचाओ और सिर्फ 5 लोग मीडिया के, इससे ज्यादा वहाँ एक शख्स भी ना हो। और शाम 7 से पहले कोई भी चैनल यह खबर नशर नहीं करेगा। कौन सी खबर शाह? मन्नत ने उसके सामने आते हुए पूछा। वो उसे फिर से अपने लिबास में बिल्कुल फ्रेश देखकर दिल थाम गया था। हाँ ठीक है, ओके। उसे बात समेट कर फोन काटा। बिजनेस के मतलब है। मुझे मेरे कपड़े तुम क्यों चुरा रही हो? क्या मुझसे जात ली है? वो मुस्लिम गुस्से से बोला। रुबाइशा को वाकई भूख मालूम हुई तो नाश्ता बनाने चलेगी। रुबाब अंदर दाल हुई तो रुबाइशा पहले ही नाश्ता बना रही थी। थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे, रुबाइशा, बनाना है नाश्ता, बनाना है मुझे बाहर के लिए। रुबाब ने उसे देखते हुए तहम्मुल से कहा, नाश्ता मैं बना चुकी हूँ रुबाब। रुबाइशा धीमे से बोली, आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से सब हो रहा है और हुआ है? रुबाब ने उसे खामोशी देखते हुए कहा। रुबाइशा जब वहीं पर बैठे नाश्ता करने लगी थी चौंकी। क्या हुआ है?
میری وجہ سے وہ چونکی کیا اس کی وجہ سے بھی کسی کی زندگی میں کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کی وجہ سے باسط نے میرے ساتھ ایسا کیا، آپ نے جھوٹے الزامات لگائے میرے بھائی پر کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنا کہ رباشا حق جھوٹ بولتی ہے یا نہیں؟ رباشا نے کہا اجالا لگی آپ ابھی بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں آنے دے رہی، جب بھائی آپ کو پاس بلانا چاہ رہی ہیں تو کس بات کے دن ڈرامے، کون سے خواب سجائے بیٹھے ہیں آپ؟ بس کریں آپ کے ناٹک اور بھائی کے پاس جائے، آپ نے دو میاں بیوی کو لڑوایا ہے اور اب تنازع کھڑا کر رہی ہیں دو دوستوں کے درمیان، آپ کو سچ میں شرم نہیں آتی؟ وہ بولنے پڑ رہا ہے تو بولتے چلی گئی اور بادشاہ نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، اسے تو لگتا تھا کہ وہ وکٹم وہ ہے جس کے ساتھ سب ہوا، لیکن سامنے کھڑا وجود اسے الزام دے رہا تھا ہر چیز کا۔ اس کی آنکھوں سے بلبل آنسو بہنے لگے تو رباب نے کروفر سے اپنا دھیان ہٹایا، دل میں کہیں برا بھی لگا تھا۔ رباشا اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا، بھوک سے ہچکی لگ گئی تھی لیکن اس کی باتیں برے طریقے سے اس کے دل پر لگی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وکٹم ہو کر اسے قصوروار سمجھا جائے گا اور کوئی اسے نفرت کرے گا۔